दोनों ने लॉ बना दिया, अब किसकी चलेगी यहाँ पे? तो उन केसेस के लिए क्या होता है, यहाँ पे कोर्ट जो है वो एज एम्पायर की तरह वर्क करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पावर प्रिवेल करती है। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। तो आज हम लेके हैं आप सभी के लिए एक और चैप्टर जो कि है यहाँ पे फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का हम यहाँ पे रैपिड रिवीजन देखने वाले हैं, लेकिन इसके अंदर हम सारे टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि फेडरलिज्म होता क्या है, मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट या फिर एक ऐसी कंट्री जिसमें अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पावर जो है वो शेयर की जाती है। तो ये देखेंगे किस तरीके की फेडरलिज्म में भी क्या होते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट होते हैं, फेडरलिज्म के की फीचर्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, फेडरलिज्म। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे फेडरलिज्म की, देखो फेडरलिज्म में होता क्या है, बेसिकली जो पावर है वो क्या होती है, दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड हो जाती है। तो ऐसी गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, या फिर इस डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग को हम बोलते हैं यहाँ पे फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म में जब देखें, अ सिस्टम इन विच पावर इज डिवाइडेड इनटू वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो पावर है बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट यूनिट में जब डिवाइड हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे फेडरलिज्म। अब जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे सेंट्रल लेवल, स्टेट और लोकल। ठीक है, सेंट्रल के पास सबसे ज्यादा पावर, स्टेट के पास कम और लोकल के पास और भी कम। ठीक है, तो सेंट्रल, स्टेट और ये क्या हो गया, लोकल लेवल। जब ये दो या दो से ज्यादा यहाँ पे यूनिट्स में पावर जब डिवाइड होती है उसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे इसके की फीचर्स। की फीचर का मतलब कि ऐसा मान लो कि क्राइटेरिया है, अगर हम किसी भी कंट्री को फेडरल बोलेंगे तो ये की फीचर प्रूव होने चाहिए। ठीक है, तो फेडरलिज्म की खासियत क्या होती है, ये की फीचर क्या होते हैं? सबसे पहले टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि क्या हो गया, सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल। सेंट्रल में क्या होगा, ये फर्स्ट में, ये सेकंड और ये थर्ड। तो दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल इंडिया के पास भी है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न सेम सिटीजन। अब देखो अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो है, लेकिन सेम सिटीजन को यहाँ पे गवर्न कर रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक ये सिटीजन है, ठीक है, अब ये क्या है, मान लो किसमें रहता है, ये यहाँ पे यूपी में, भाई आंख तो बना दो। ठीक है, अब ये कहाँ रहता है, यूपी में। अब देखो यूपी में एक तो क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट चलेगी, और एक क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी रूल चलेंगे। ठीक है, दोनों गवर्नमेंट के रूल्स हैं, तो सेम सिटीजन को, ठीक है, ये अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट वो रूल कर रही है। ठीक है, तो ये भी होता है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे प्रोविजन कैन नॉट चेंज यूनिलेटरली, मतलब कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है, मतलब पावर के जो डिवीजन को लेके वो प्रोविजन कोई भी एक इंसान जो है, ये मतलब एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट वो चेंज नहीं कर सकती अकेले। उसमें क्या होगा, अदर गवर्नमेंट का, अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए रहता है। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे लेवल ऑफ गवर्नमेंट पावर को अकेले नहीं बदल सकते, चाहे वो स्टेट हो या फिर सेंट्रल हो। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ जुरिडिक्शन जो है वो क्या होते हैं, यहाँ पे सेपरेट होते हैं। कल को मान लो कि लड़ाई झगड़े हो जाए, ठीक है, पावर को लेके, तो क्या कर दिया, एरिया ऑफ जुरिडिक्शन ही सेपरेट कर दिया। मतलब कि तुम्हारे पास ये टॉपिक है, ठीक है, इन पे तुम लॉ बनाओगे, और तुम्हारे पास ये है, मतलब स्टेट और सेंट्रल को दोनों को यहाँ पे अलग अलग जो है वो पावर दे दी गई। तुम इनसे रिलेटेड लॉज बनाओगे, या तुम्हारे जो है, ठीक है, ये एरियाज है, इन पे तुम वर्क करोगे, टैक्स कलेक्ट करोगे, इनके ऊपर तुम वर्क करोगे। तो वो क्या कर दिया, यहाँ पे सबके एरिया डिवाइड कर दिए, जिससे लड़ाई झगड़े होने के चांसेस ना की बराबर हो जाएं। ठीक है, यही आगे देखेंगे, इसके अंदर यहाँ लिस्ट आती है कुछ, वहां वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है। इसके बाद कोर्ट एक्ट एज एम्पायर, अगर मान लो कल को लड़ाई हो भी जाए, ठीक है, जब लड़ाई हो जाएगी तो कोर्ट एज अ एम्पायर की तरह वर्क करता है। वो दोनों के पक्षों को सुनता है, फिर डिसीजन लेता है कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट एज अ एम्पायर की तरह वर्क करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के ये बताता है कि ये जो मुद्दे हैं वो इस गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं, ठीक है, जिससे लड़ाई झगड़े ना हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रेवेन्यू इज स्पेसिफाइड। रेवेन्यू जो होता है, मतलब अगर हम बात करें एक तरीके से जो टैक्स है वो स्पेसिफाइड कर दिया गया है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट किस पे टैक्स लगाएगी और स्टेट गवर्नमेंट, जैसे सीजीएसटी होता है, ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये दो तरीके की गवर्नमेंट होती है, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। अब सीजीएसटी में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, यहाँ पे टैक्स लगाती है, और एसजीएसटी में स्टेट गवर्नमेंट। तो दोनों के यहाँ पे जो पैसे होंगे, ठीक है, जो भी रेवेन्यू है वो स्पेसिफाई कर दे कि इन इन मुद्दों पे या इन इन टॉपिक्स पे
ठीक है, जो टैक्स है वो कौन लगाएगा यहाँ पे, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। जिसे तुमने देखा होगा कि जो पेट्रोल जब भी तुम भरवाते हो तो जो पेट्रोल होता है उसमें अलग अलग टाइप ऑफ टैक्स होते हैं। एक बैट होता है जो स्टेट गवर्नमेंट लेते हैं, एक एक्साइज ड्यूटी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो अलग अलग यहाँ स्पेसिफाई कर रखा है। कभी भी तुम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदो या फिर अदर चीजें तो बिल मिलता है तो वहां इंक्लूड होता है। इलेक्ट्रॉनिक पे स्पेशली सीजीएसटी एसजीएसटी होता है। तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू स्पेसिफाई कर दिए। उसके बाद डुअल ऑब्जेक्टिव। जब भी हम बात करते हैं फेडरलिज्म के क्या होते हैं, दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी, सेफगार्ड और यूनिटी प्रमोट करना। दूसरा अकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी, कि एक तो सेफगार्ड जो भी माइनॉरिटी है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, यूनिटी बना के रखना। दूसरी चीज अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, जो किसी भी कंट्री में जो डाइवर्सिटी है उसको एक साथ रखना वो जरूरी है। अगर एक साथ नहीं रखेंगे तो कंट्री में इंस्टेबिलिटी होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, ठीक है, तो इंटीग्रेट भी हो सकती है। लेकिन यहां पे क्या होता है कि हम इतने अच्छी तरीके से अकोमोडेट करें कि वहां पे क्या हो, लड़ाई झगड़े वगैरह ना हो। तो अकोमोडेट करने का यहां पे काम होता है फेडरलिज्म का, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ लिस्ट की कितनी तरीके की लिस्ट होती हैं। मतलब जो एरिया ऑफ जुरिडिक्शन देखे थे वो इन लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड कर दिए जाते हैं। जैसे सबसे पहला आता है यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं वो डिफेंस बैंकिंग से रिलेटेड आते हैं। डिफेंस बैंकिंग फॉरेन अफेयर इनसे रिलेटेड मुद्दे जो हैं वो आते हैं यूनियन लिस्ट में। मतलब लॉ कौन बनाएगा यहाँ पे, खाली यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट खाली। उसके बाद यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किन मुद्दों पे लॉ बनाती है यहाँ पे, जैसे पुलिस और ट्रेड, ठीक है। तो इन पे कौन यहाँ पे लॉ बनाएगा, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, और किसमें आएगा ये, स्टेट लिस्ट के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद कंकरेंट लिस्ट। अब देखो कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसपे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बनाते हैं, दोनों लॉ बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एजुकेशन और मैरिज, ठीक है, एजुकेशन और मैरिज पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बनाते हैं, दोनों गवर्नमेंट बना सकती है। जैसे अगर हम बात करें यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, ये सब अलग होते हैं, स्टेट बोर्ड है, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड जो सीबीएसई है, तो क्या होता है यहाँ पे दोनों ही लॉज जो बना सकते हैं। स्टेट बोर्ड के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, सेंट्रल के अलग होते हैं। मैरिज के ऊपर भी दोनों ही गवर्नमेंट बना सकती है लॉज, ठीक है। और मान लो कि दोनों ने लॉ बना दिया, अब किसकी चलेगी यहाँ पे, तो उन केसेस के लिए क्या होता है, यहाँ पे कोर्ट जो है वो एज एम्पायर की तरह वर्क करता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पावर प्रिवेल करती है, स्टेट गवर्नमेंट की कम होती है कंकरेंट लिस्ट में। मतलब कौन यहाँ पे लॉ बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद यहाँ पे रेसिडरी, रेसिडरी लिस्ट का मतलब क्या हो गया, ये मान लो रेसिडरी का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिस टाइम पीरियड पे बना है तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो उस टाइम पे इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए थे, उस टाइम पे पता ही नहीं था। जैसे आईटी हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, अब ये टॉपिक्स तब थे नहीं, तो इंट्रोड्यूस करना, वहां पे लिखना कि किसके पास पावर जाएगी तो पता ही नहीं था। तो बाद में क्या किया गया, रेसिडरी लिस्ट एक ऐसी लिस्ट बनाई गई जितने भी नए नए मुद्दे आएंगे उनको किसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा, रेसिडरी लिस्ट में, जो किसके कंट्रोल में होगा, यहाँ पे खाली सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या करेगी, यहाँ पे लॉ जो है वो बनाएगी, ठीक है। ये हो जाते हैं यहाँ पे लिस्ट। आगे हम देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म या टू रूट ऑफ फेडरलिज्म, दो तरीके होते हैं फेडरलिज्म के, जिसमें सबसे पहला क्या आता है यहाँ पे, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, ठीक है। कमिंग टुगेदर, कमिंग का मतलब क्या होता है, एक साथ आना। तो यहां पे क्या होता है, जो स्मॉलर यूनिट होती है वो एक साथ आती है और एक बड़ी यूनिट फॉर्म कर लेती है, तो वो क्या होगा यहाँ पे, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। जैसे कि इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन फॉर्म अ बिग यूनिट। छोटी छोटे यहाँ पे गवर्नमेंट या फिर क्या होगा, जो यूनिट्स होती हैं स्टेट, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, एक साथ आते हैं, बड़ी यूनिट बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी आइडेंटिटी वही रहती है, ऑल द कंस्टिट्यूएंट यूनिट हैव इक्वल पावर, और जितनी भी कंस्टिट्यूएंट यूनिट होगी सबकी पावर बराबर होगी, ठीक है। किसी के पास ज्यादा या कम नहीं होगी, सबकी पावर कैसी होगी, यहाँ पे बिल्कुल बराबर होगी। आगे हम देखते हैं, आगे क्या दे रखा है इसमें एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। यूएसए में क्या होता है, बहुत सारे स्टेट हैं वो एक साथ आए हैं, उनकी सोवरेनिटी आइडेंटिटी वो रिमेन रहती है, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक बड़ी यूनिट फॉर्म कर ली है, ठीक है। किसके लिए, यहाँ पे कि डिफेंस अच्छा हो जाए, ठीक है, और इजीली ग्रो कर सकें, तो इन चीजों के लिए। तो एग्जांपल जरूर याद रख लेना। इसके बाद आता है यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कंस्टिट्यूएंट स्टेट।
इसमें क्या होगा, यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो अपनी पावर को क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है स्टेट और लोकल लेवल में। ठीक है, तो लार्ज कंट्री डिसाइड करते हैं पावर को क्या करते हैं, बहुत सारी कंस्टिट्यूएंट यूनिट में डिवाइड कर दी जाए। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब जो पावर है उसका क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ के पास पावर ज्यादा होती है, कुछ के पास पावर कम होती है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर, स्टेट के पास कम पावर होती है, और स्टेट में भी वेरी करते हैं। इसके बाद एग्जांपल, इंडिया और स्पेन, इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये एग्जांपल होते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के। होल्ड का मतलब जो बड़ी यूनिट होती है वो क्या करती है, छोटी यूनिट को होल्ड करके रखती है, वो आता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो 3 मेजर टेस्ट थे। ठीक है, इंडिया में, मतलब कि फेडरलिज्म को एक तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा, 3 मेजर टेस्ट थे इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस। सबसे पहला क्या होता है यहाँ पे, लैंग्वेज पॉलिसी। देखो इंडिया में पहले क्या था, यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो जनरली हिंदी जो है वो कंसिडर करते थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस कि कोई भी ऐसा ना करे कि यहाँ पे, क्योंकि डायलेक्ट लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो क्या किया गया यहाँ पे, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं बनाई गई। पहली बात, नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है। ठीक है, नो नेशनल लैंग्वेज, ठीक है, कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाई गई। दूसरी चीज, यहां पे हिंदी एंड 21, ठीक है, हिंदी एंड 21 अदर लैंग्वेज, ठीक है, ये जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई। हिंदी एंड 21 अदर लैंग्वेज, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश और उसके अलावा वो ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई। ज्यादातर वर्क किसमें होगा, सेंट्रल वर्क हिंदी और इंग्लिश में। जिस स्टेट के अंदर जो लैंग्वेज चलती है उससे रिलेटेड वो उसी लैंग्वेज में वर्क कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का कोई रीजन ही नहीं बचा। ठीक है, तो ये यहाँ पे किया गया। उसके बाद लैंग्विस्टिक स्टेट, मतलब कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना दिए गए। ठीक है, स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और कल्चर, लैंग्वेज और कल्चर के बेस पे बहुत सारे स्टेट जो है वो क्रिएट कर दिए गए। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, पहले उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही था, सेपरेट कर दिया गया। झारखंड बिहार एक ही था, वो सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, सिक्किम बना दिया गया अलग। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट जो है वो लैंग्वेज कल्चर ज्योग्राफी के बेस पे अलग कर दिए गए। ये टेस्ट था, ये भी इंडिया में, यहाँ पे लीडर्स को लग रहा था कि ये और इंडिया को डिसइंटीग्रेट ना कर दे, लेकिन और यूनाइट कर दिया। सेंटर स्टेट रिलेशन, अब सेंटर स्टेट रिलेशन का मतलब 1990 से पहले क्या था, सेंटर और स्टेट के रिलेशन बहुत खराब होते थे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाह रही कि ये स्टेट गवर्नमेंट रूल करनी चाहिए, तो वो उनके रास्तों में बहुत ज्यादा रुकावट वगैरह वो लेके आते थे, तो वहां प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती थी, बहुत खराब थे। लेकिन 1990s के बाद, अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे रीजनल पार्टीज आ गई। क्या आ गया यहाँ पे, रीजनल पार्टीज। जब रीजनल पार्टीज आ गई तो कोई भी जो भी पार्टी है, बड़ी पार्टी, उसको मेजॉरिटी ऑफ वोट नहीं मिलते, तो हमेशा कैसी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, कोलिजन गवर्नमेंट। जब कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है तो लोकल गवर्नमेंट जो है, रीजनल पार्टीज, वो साथ में मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं। अगर ये नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सरकार गिर जाएगी। तो उसके बाद जब रीजनल यहाँ पे पार्टीज आ गई तो सेंट्रल रिलेशन जो है 1990s के बाद जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो गए। आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, पावर जो है सेंट्रल स्टेट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को डिवाइड कर देना, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखो स्टेप्स कौन कौन से लिए गए थे डिसेंट्रलाइजेशन में। मैंडेट द रेगुलर इलेक्शन, मतलब कि हर 5 साल बाद, ठीक है, मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड बाद क्या होगा, इलेक्शन होंगे। मतलब 5 साल का टाइम फिक्स कर दे कि इस हर 5 साल बाद क्या होंगे, इलेक्शन होंगे, कंपलसरी है। दूसरी चीज, रिजर्व सीट ले आए, मतलब कि यहां पे एससीज, एसटीज, ठीक है, इनके लिए क्या कर दिया, सीट रिजर्व कर दी। कि मान लो अगर 3 बार इलेक्शन, तो एक बार किसके लिए आ जाएगा, एससीज के लिए, एक बार एसटी के लिए, एक बार जनरल और एक बार ओबीसी। इनके लिए क्या कर दिया, इसमें ओबीसी के लिए भी आ जाता है। ठीक है, तो इनके लिए सीट जो है वो रिजर्व कर दी। उसी के साथ साथ 1/3 सीट रिजर्व की थी यहाँ पे वुमेन के लिए। क्या किया था, 1/3 सीट जो है वुमेन्स के लिए रिजर्व की गई थी लोकल पंचायती बॉडीज में, लोकल, ठीक है, रूरल बॉडीज और यहाँ पे अर्बन बॉडीज के अंदर। उसके बाद स्टेट इलेक्शन जो है कमीशन वो ऑर्गेनाइज की गई। ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है।
ठीक है, इंडिपेंडेंट होंगी, और ये जो लोकल गवर्नमेंट के जो भी इलेक्शंस होते हैं उनसे रिलेटेड वर्क जो है वो करती है। मतलब कि उनके जो इलेक्शन कराना, वो रेगुलेशन का जो पूरा काम होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो देखती है। इसके बाद क्या किया गया, गवर्नमेंट ने सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है, ठीक है, फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, यहाँ पे गेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, जो भी लोकल गवर्नमेंट है उनको पैसा कहां से आएगा, स्टेट गवर्नमेंट से। पहले ऐसा होता तो पैसा आया नहीं आया तो प्रॉब्लम होती थी, लेकिन क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, कुछ जो अपना पैसा है वो किसको देगी, लोकल गवर्नमेंट को। तो ये क्या है, स्टेप्स जो है, और ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको भी लिख लेना। अभी हम बात कर रहे थे काफी ज्यादा लोकल गवर्नमेंट के बारे में, कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो क्या करते हैं यहाँ पे, कि उनमें एससीज के लिए, ओबीसीज, वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन, इलेक्शन मैंडेट कर दिए गए, सोर्स ऑफ रेवेन्यू स्पेसिफाई कर दिया गया। लेकिन लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, देखो लोकल गवर्नमेंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक रूरल लोकल गवर्नमेंट और एक अर्बन लोकल गवर्नमेंट। रूरल लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा, जो कहां पे, ये रूरल एरियाज, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों में है, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, ईच विलेज, मतलब गांव मिलके, एक एक गांव मिलके क्या बनाते हैं, ग्राम पंचायत बनाते हैं, ठीक है। हर गांव, छोटा छोटे जो गांव होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, ग्राम पंचायत बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो भी यहाँ पे सरपंच है वो कौन इलेक्ट करता है, यहाँ पे इलेक्टेड बाय अडल्ट्स। ग्राम पंचायत में जितने भी लोग होंगे वो किसको इलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सरपंच को, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ग्राम सभा। ग्राम सभा में जितने भी 18+ पीपल्स होंगे, ठीक है, या जो भी अडल्ट पॉपुलेशन होती है वो सब पार्ट होते हैं ग्राम सभा का। ये साल में 2 बार 3 बार की जाती है। इसके अंदर डिस्कस किया जाता है जो भी बजट होगा पूरी साल का, और उसके साथ साथ यहाँ पे कि पैसा कितना कहां खर्च किया है, इन सब चीजों के बारे में। इसके बाद जो भी हेड होते हैं, ठीक है, वो कौन होगा, यहाँ पे चेयरपर्सन, ठीक है। किसके हेड होंगे, जिला परिषद के। जिला परिषद जो है उसके हेड कौन होंगे, चेयरपर्सन। अच्छा, अभी है क्या, देखो यहाँ पे जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है उसका स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, जो ग्राम पंचायत है, बहुत सारी ग्राम पंचायत मिलकर क्या बनाती है, यहाँ पे ब्लॉक और मंडल, ठीक है। इसको ब्लॉक, मंडल या फिर पंचायत समिति बोल देते हैं। ग्राम पंचायत मिलके ब्लॉक, मंडल, पंचायत समिति, और पंचायत समिति जो है वो मिलके बनाती है जिला परिषद। और जिला परिषद के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, यहाँ पे चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। ये हो गया रूरल लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर। अब हम अर्बन की बात करें तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट कहां होती है, एक तो टाउन्स में होगी और एक सिटीज में होती है। टाउन्स में जो रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है उसको बोलते हैं म्युनिसिपालिटीज। इनके जो हेड होते हैं वो कौन होता है, यहाँ पे म्युनिसिपल चेयरपर्सन। म्युनिसिपल चेयरपर्सन, ये याद रखना। उसके बाद जो सिटीज होते हैं उसमें क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, ठीक है। ये बड़ी सिटीज में होते हैं, जैसे मुंबई हो गया, ठीक है, अलीगढ़ हो गया, इसमें। और इनके जो हेड होते हैं, ठीक है, हेड जो है वो क्या होगा, यहाँ पे मेयर होते हैं। मेयर जो है वो क्या होंगे, हेड होंगे, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर जो है वो इतना ही था, और ये कंप्लीट चैप्टर है, ठीक है। और ये रैपिड रिवीजन है, ठीक है। अगर कोई टॉपिक जो है वो रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जाना, तो वो हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करा देंगे।